हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का जो है पेपर फर्स्ट सोल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 का पेपर 2 सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका 20 जून 2024 को शिफ्ट 2 में हुआ था और ये पेपर जो है आपका हायर सेकेंडरी लेवल पर जो है वो हुआ था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आज के पेपर में जो है किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए एक बस 30 घंटे में जो है 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल कैलकुलेट करके बताने मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिए दूरी बट्टे चाल करेंगे, दूरी बट्टे समय करेंगे तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से गुणा करेंगे 200/18 यानी कि 100/9। तो आप 11 से 1/9 कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख के बता देता हूँ, हालांकि आएगा कैसे। एस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, टोटल डिस्टेंस 1200 की, टाइम आपको बताया गया 30 घंटे। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना कि 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास यहाँ पर स्पीड है। हालांकि देखिए मैं सभी प्रश्न करके आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिना लिखे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही आपको उनको समझना पड़ेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड आ चुकी है और मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इसको गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये 200/18 आपको दिखाई पड़ गया। तो यहाँ पर ये 100/9 हो जाएगा और 100/9 का मतलब 11 से 1/9 ये मीटर प्रति सेकंड में आपके पास यहाँ पर स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं आपको बताई गई हैं, 27 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। वृत्तों की परिसीमाओं से घिरी बंद आकृति का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर जो है डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो सेकेंडरी वृत्त जो है वो बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वृत्त की जो है आपको त्रिज्या बताई गई है। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं ये 18 है, छोटी वाली त्रिज्या, ठीक है। और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं 20 ये सॉरी यहाँ पर 27 है, ठीक है। 27 ये सेंटीमीटर में आपको डेटा दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है यहाँ पर दोनों वृत्तों की जो परिसीमाएं हैं, इन दोनों परिसीमाओं से जो घिरी आपके पास आकृति, बंद आकृति जो है, इसका क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके पास ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। अब इसी को डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर लिख दिया जाता है। कैसे भाई, पाई आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, R2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं R1 का स्क्वायर। R2 यहाँ पर बाहरी वृत्त की त्रिज्या, R1 यहाँ पर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई इंटू में 27 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू आप यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में जो है यहाँ पर पाई दिया गया है। तो पाई इंटू में ये आपके पास यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार तो डिफरेंस 9 का है और एक बार सम करेंगे तो 45 हो जाएगा। 9 पंचे 45 का 5 हासिल 4 और ये 40 हो जाएगा पाई, यानी कि 405 पाई आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कैलकुलेशन तो देखिए आपकी इतनी सी थी, फॉर्मूला और ये डायग्राम ये आप यहाँ पर दिमाग में भी सोच सकते थे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, ठीक है। एक भाग प्रश्न में जो भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है, और यदि शेषफल 39 है तो यहाँ पर भाज्य कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि भाज्य क्या होता है, डिविडेंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविडेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे A बराबर BQ प्लस का R। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें A क्या है, ये डिविडेंड है यानी कि भाज्य, इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर B क्या है, भाजक है जिसको आप डिविजर बोलते हैं। और Q यहाँ पर क्या है, क्यूशिएंट है जिसको आप भागफल बोलते हैं। R रिमाइंडर है जिसको आप यहाँ पर शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है। और इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया कि भाजक जो है वो भागफल का 13 गुना है, भाजक यहाँ पर B है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं। अब सारी चीज़ें यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाजक जो बताया गया वो B है और यहाँ पर B जो है ये भागफल का 13 गुना यानी कि क्यूशिएंट का 13 गुना और रिमाइंडर का 6 गुना है, तो यहाँ पर 6 गुना कर देते हैं। जबकि आपको रिमाइंडर प्रश्न में बताया गया कितना है, 39 है, तो रिमाइंडर 39 बताएगा तो यहाँ से आप B की वैल्यू पता कर सकते हैं। B बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 39। और यहाँ से आप Q की वैल्यू भी पता कर सकते हैं भाई, 13Q बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 39। तो यहाँ पर 13 से इसको काटेंगे तो 3 बार कट गया, Q बराबर 6 3 का 18 आ गया।
तो P, Q और R की वैल्यू आपके पास अब आ चुके हैं, ये B और ये Q और यहाँ पर ये R, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। B की वैल्यू 6 इंटू में 39 और Q की वैल्यू 18 प्लस R की वैल्यू 39। जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करें, देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट से चेक करिए। यहाँ पर ये आपके पास 9 8 72, 6 दूनी का 12, 9 2 11, यानी कि यूनिट डिजिट हमारे पास एक मिल गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। एक बस अपनी यात्रा के पहले 70 किलोमीटर को 40 मिनट में और शेष जो है 60 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करती है। तो बस की औसत चाल बताने, भाई आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो एवरेज स्पीड हमारे पास आती है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 70 और 60 यानी कि 130 किलोमीटर की हो गई, बट्टे में टोटल टाइम। अब देखिए टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे 40 मिनट का मतलब क्या हो गया, 20/60 यानी कि 2/3 आप इसको लिख सकते हैं। आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, और आधा घंटा को 1/2 घंटे आप लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 7/6 बनेगा, और 7/6 घंटे का आपके पास यहाँ पर टोटल टाइम आया। तो इसमें 7/6 का आप डिवाइड करेंगे, 6 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 13 78 हो जाएगा, 780/7 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 3 बच गया /7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। साहिल जो है 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 घंटे में 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से अन्य दूरी तय करता है। तो उसकी औसत चाल, यानी कि फिर से एवरेज स्पीड से यहाँ पर यह प्रश्न पूछ लिया गया। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस आपको बताई गई है 96, और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप क्या करते हैं, स्पीड इंटू में टाइम करते हैं। तो 5 इंटू में 21 करके ये स्पीड आएगी, वो हम इसमें ऐड करा देंगे। तो टोटल यहाँ पर ये डिस्टेंस आएगी, वो हम इसमें ऐड करा देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ऊपर आ चुकी है। बट्टे में हम क्या करेंगे, टोटल टाइम करेंगे। अब टोटल टाइम यहाँ पर देखिए 96, यहाँ पर टाइम बताया नहीं गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। तो यानी कि 96 बट्टे आपके पास 16 हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। यहाँ पर टाइम बताया गया 5 घंटे, तो प्लस का 5 कर दीजिए, इक्वल टू ये देखिए 21 पंच 105 होगा, 105 में 96 ऐड करेंगे तो 201 होगा, और ये 16 छिके 96 6 प्लस का 5 यानी कि 11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 हो गया, बच गया 9, 11 88 और बच गया 3 दशमलव, और 11 दूनी का 22 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पर आंसर दिखाई पड़ गया। इसमें देखिए यहाँ पर एक घनाभ की विमाएं आपको बताई गई, यानी कि लंबाई बताई गई, चौड़ाई बताई गई और ऊंचाई बताई गई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। 2 गुणा में लंबाई इंटू में चौड़ाई, प्लस का चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, प्लस का ऊंचाई इंटू में लंबाई। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, 2 इंटू में ब्रैकेट के अंदर 12 8 96 और 12 इंटू में 12 4 48, और यहाँ पर 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 14 8 112, और इनको ऐड कराएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये देखें, ये तो हमारे पास 280 बन जाएगा, और ये 96 ऐड कराएंगे तो ये 376 हो जाएगा, और इसके 2 से गुणा कराएं तो यूनिट डिजिट देखें हमारे पास 2 मिलेगा, यानी कि 752 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट से आप पता कर सकते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण आपको बताएगा 42 डिग्री, तो अन्य 2 कोणों का माप क्या होगा। तो यहाँ पर आसान सा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, तो 180 डिग्री में से इसको माइनस करिए, 138 डिग्री बचेगा, और 138 डिग्री का आधा करेंगे तो 69 डिग्री आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पर डायग्राम से, ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 भुजें बराबर हैं तो इसके 2 कोण बराबर होंगे, और ये एक कोण जो है ये आपको बताएगा 42 डिग्री है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया, और प्लस में 42 डिग्री करेंगे, या बराबर 180 डिग्री क्या होना चाहिए, 42 डिग्री इधर आकर घट जाएगा तो 2 थीटा बराबर 138 डिग्री बच जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पर 69 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये दोनों कोण कितने आए, 69 डिग्री और 69 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि आपको देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट करना था, 180 डिग्री माइनस का 42 डिग्री और बट्टे 2 करते तो प्रत्येक कोण आपके पास यहाँ पर 69 डिग्री का आ जाता। कैलकुलेशन इतनी सी थी, ये सारी चीज़ें समझने के लिए थी। इसमें देखिए पूजा, समेली और अंजू के पर्स में जो कुल 450 रुपये हैं। पूजा के पास समेली से 50 रुपये अधिक है, अंजू के पास जो है पूजा की तुलना में 2 गुना है। क्रम से पूजा, समेली और अंजू के पर्स में जो है कितने रुपये। तो आप यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, भाई पूजा, समेली और अंजू इनके पर्स में जो है 450 रुपये बताए गए कुल। पूजा के पास जो है वो चमेली से 50 रुपये अधिक बताए गए हैं,
और अंजू के पास जो है यहाँ पर पूजा की तुलना में 2 गुने रुपए बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पी के पदों में यहाँ पर जो है इनसे सी की वैल्यू कैलकुलेट करें और यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर जो आएंगे वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से सी बराबर कैलकुलेट करें तो पी माइनस का 50 आ गया। और यहाँ से अगर आप ये तो ए बराबर दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखिए यहाँ पर ये पी हो गया और प्लस में सी की जगह पी माइनस का 50 रखेंगे, ए की जगह हम 2p रखेंगे और ये बराबर 450 है। तो ये 4p हो गया, 50 इधर आएगा, ये 500 हो जाएगा और 500 में 4 का डिवाइड करते हैं तो ये 125 आ जाएगा। भाई 500 का 125 होता है, तो 125 रुपये जो है ये पूजा के पास रुपए आ चुके हैं। और यहाँ पर पूजा पहले लिखी गई है, तो यहाँ पर जो है पूजा के पास 125 रुपये, तो ये ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए चमेली लिखी हुई है, तो चमेली के पास यहाँ पर देखेंगे तो 125 में और माइनस का 50 करेंगे तो ये 75। अब देखिए समझाने के लिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ, हालांकि आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं 125 में से 50 गया 75 रुपये। ये ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ा, चमेली के पास आंसर लगा दीजिए क्योंकि इसमें तो 75 है नहीं। इसके बाद अगर आप अंजू का भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा में 125 करेंगे तो अंजू के पास यहाँ पर 250 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों के पास आपने रुपए कैलकुलेट कर लिए। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या जो है निम्नलिखित में से किस से विभाज्य होगी। आप देख सकते हैं ये 11 गुणा में 3 यानी कि 3 इसमें कॉमन फैक्टर है। इसमें देखेंगे तो 7 गुणा में 3 यानी कि इसमें 3 कॉमन फैक्टर है। दोनों में 3 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये इसका आपके पास यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे और इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। दोनों में हमारे पास 3 उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर 3 आपके पास आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए पूरा समझना है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। भाई जो भी आप 6 अंकों की संख्या मानेंगे वो कुछ ना कुछ आपके पास रही होगी। अब वो अगर 33 से डिवाइड है, वो इसका मतलब वो 11 से डिवाइड रही होगी और 3 से भी डिवाइड रही होगी। इसका मतलब 11 और 3 उसके गुणनखंड में आए होंगे। अब इस संख्या में हमें 21 ऐड कराना है, तो जब 21 हम ऐड करा रहे हैं तो 21 का फैक्टर देखिए यहाँ पर 7 गुणा में 3 है। तो हमारे पास ये जो ओवरऑल रिजल्ट प्राप्त होगा इसमें से हम यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास 3 से देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 कॉमन लेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ये समझने लायक प्रश्न है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक आयताकार खेत की विमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर जो है उनकी विमाओं का अनुपात आपको बताएगा 4:3 हो जाता है और विमाओं में 6 मीटर की कमी करने पर उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो खेत की विमाएं कैलकुलेट करके बतानी है। तो आसान सा प्रश्न है भाई, +6 का इंक्रीमेंट किया जाता है तो विमाएं 4:3 हो जाती हैं और वहीं पर 6 का डिक्रीज यानी कि कमी की जाती है तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए बीच में हमारे पास कहीं पर मूल जो हमारे पास विमाएं थी, ओरिजिनल विमाएं जो थी वो हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ रही होंगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए, इसमें यहाँ पर गैप देखिए 1 का है और इसमें भी यहाँ पर गैप 1 का है, तो यहाँ पर ये बराबर है। और यहाँ पर ऐसे गैप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास 2-2 का गैप बराबर दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट +6 और -6 का गैप देखिए कितने का, 12 का। अब आप कहेंगे ये कैसे भाई, +6 में से अगर -6 करेंगे, माइनस भाई आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो टोटल 12 का गैप दिखाई पड़ा। यानी कि हमारे पास ये जो 2 यूनिट का गैप आ रहा है, ये 2 यूनिट का गैप ना होकर कितने का है, 12 का है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 12 दी गई है, तो डेटा हमारे पास 6 गुना है। अब डेटा हमारे पास 6 गुना है तो ये हमारे पास जो संख्या है ये हमारे पास 6 गुना हो जाएगी, यानी कि 6 चौके 24 ये हो जाएगी, 6 त्रिका 18 ये हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो 6 दूनी का 12 ये हो जाएगी, 6 कम 6 ये हो जाएगी। अब आप किसी से भी आप बीच की संख्या जो मूल विमाएं हैं आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 का इंक्रीमेंट करने पर हमारे पास ये रेशियो आया था। जो मूल विमाएं हमारे पास थी उनमें 6 का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास ये संख्याएं आई थी। ठीक है, तो अब हम वापस से इनमें 6 की कमी कर दे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, यानी कि 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगी। अगर आप 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आ जाएगी। तो मूल संख्या आपके पास यहाँ पर मूल विमाएं जो 18 मीटर और 12 मीटर आ चुके हैं। ठीक है, 12 मीटर और 18 मीटर और 12 मीटर आ चुके हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर सकते थे। भाई 6 की कमी करने पर आपके पास ये विमाएं आई है ना, मूल विमाओं में 6 की कमी करने पर ये विमाएं हैं। अगर आप इनमें 6 का इंक्रीमेंट कर देते हैं तो वापस से आप मूल विमाओं पर पहुँचेंगे। तो 12 में 6 ऐड कराएंगे तो 18 और 6 में 6 ऐड कराएंगे तो 12। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको बताना है जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली हैं। तो इसमें देखिए क्षेत्रफल का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा आपको बताई गई है ए है, तो √3/4 गुणा में 16 और इंटू में 16, 4 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, तो 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। किस वर्ष कारखाने क्यू में जो वॉशिंग मशीन का उत्पादन कारखाने आर से अधिक था, तो क्यू का आर से अधिक किस वर्ष था ये आपको देखना है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए 30 जो है ये 23 से अधिक है, तो 2005 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं क्यू और आर में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो है 2005 में अधिक दिखाई पड़ रहा है क्यू का डेटा आर के डेटा से। अनीता अपनी आय का जो है 20% बचाती है। यदि उसकी आय में जो 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी आय नई आय का जो 25% बचाती है, तो उसकी वास्तविक बचत में जो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए अगर हम इनकम जो है वो 100 यूनिट मान लें, तो यहाँ पर जो सेविंग आपको बताई गई 20% बचाती है, यानी कि 20 यूनिट बचाती है। आपसे प्रश्न में बोला गया कि इनकम में जो है 30% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर ये 130 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है, तो यहाँ पर बढ़कर 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर अब जो सेविंग है वो आपको बताई गई 25% बचाती है, और 25% का मतलब क्या होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि आप क्या करेंगे 130 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4 त्रिका 12 हो गया और 4 दूनी का 8.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ। 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर, 20 पर गुणा 100, तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कट के 125 का आधा कितना होता है 62.5, यानी कि 62.50% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए x² + 1/x² दिया गया है और x > 0 दिया गया है, x³ + 1/x³ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड अगर आप +2 कर देते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर बराबर की साइड जो है ये 121 बन जाएगा। इस साइड देखें यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस साइड 121 बन गया, तो x + 1/x बराबर क्या आया, वर्गमूल लेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये वैल्यू p दी गई होती है x + 1/x की, और हमें x³ + 1/x³ पर जाना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है p³ - 3p। p की वैल्यू 11 रखेंगे, क्यूब करेंगे, -3 गुणा में 11। अब देखिए आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट करनी है, 1331 में से 33 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट आपको 8 दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर 1298 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 में से 3 घटाएंगे यूनिट डिजिट 8 आएगा। ठीक है, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 4 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी से कार्य की शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए P जो है ये 4 दिन में कार्य कर सकता है, Q जो है ये 12 दिन में कार्य कर सकता है, दोनों का एलसीएम 12 यूनिट होगा। ये टोटल वर्क आ चुका है, 4 त्रिका 12, 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 12 एकम 12, 1 यूनिट की इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न में आपसे बोला गया कि P पहले काम करता है, दूसरे दिन Q काम करता है। इसी तरह से ये एकांतर दिन में जो है काम करते हुए चले जाते हैं, तो 2-2 दिन का पेयर बनता चला जाएगा। तो 2 दिन में हम चेक कर लेते हैं कि कितने यूनिट का काम हो रहा है। P 3 यूनिट का करता है, Q 1 यूनिट का करता है, यानी कि टोटल 4 यूनिट का काम हुआ। हमें करवाना कितना है, टोटल 12 यूनिट का काम कराना है, तो 4 का 3 गुणा करें तो 12 यूनिट का काम हो जाएगा। इधर भी 3 से गुणा कराएंगे, यानी कि 6 दिन में। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कितनी वार्षिक किस्त जो है 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर दे ₹3,658 के ऋण को समाप्त करेगी। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट से प्रश्न पूछा गया। अगर हम वार्षिक किस्त 100 यूनिट की मान लें तो 4 समान वार्षिक किस्तों में जो ये राशि चुकाई जाती है, ये आपसे प्रश्न में बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12% साधारण ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगी, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है
100 हमने इसलिए माना है क्योंकि इसका जो 12% कैलकुलेट करना आसान होता है। तो 100 का 12% 12 होगा और यहाँ पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज लगेगा। फिर यहाँ पर भी 12% का अगले 2 वर्षों के लिए, यहाँ पर भी 12% का अगले 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पर तो राशि पूरी चुका दी जाएगी तो यहाँ पर कोई ब्याज लगेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 12 3 36 136 आ जाएगा, यहाँ पर 124 आ जाएगा, यहाँ पर 112 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 100 आ जाएगा टोटल। इन सभी का टोटल करते हैं तो यहाँ पर जो है ये 400 हमारे पास कितना बनेगा, 472 बनेगा। जबकि आपको प्रश्न में बताई गई, भैया हमारे हिसाब से इतनी राशि चुकानी पड़ेगी, जबकि प्रश्न में बताई गई 3658 की राशि चुकानी है। तो 472 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। तो 100 यूनिट जो हमने किस्त मानी है, इंस्टॉलमेंट जो हमने मानी है, वो भी 100 ना होकर 100 को गुणा कर देंगे किससे, 3658 बटे 472 से। इसको डिवाइड कर दीजिए भाई। जब आप इसको देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 8 चौके 32। अब देखिए 118 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। 118 का हालांकि और भी काट सकते हैं आप, लेकिन इसमें देखिए 118 का आप डिवाइड कर दीजिए। 118 का 2 गुना हो जाएगा 236, 118 का 3 गुना हो जाएगा 354। तो 3 बार चला गया, बचा कितना, 11 बचा, 1 बार चला जाएगा। 25 से कम 25 का 5 हो गया, 25 दूनी का 25 3 75 हो गया, और 2 हासिल आएगी, यानी कि 775 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में जो 7% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप वृत्त के क्षेत्रफल में भी कितने की वृद्धि होगी, आपको कैलकुलेट करके बताना। आपको पता है कि यहाँ पर जो है वृत्त की परिधि मान लेते हैं 2πr1 है, ठीक है, पहले, फिर 2πr2 हो जाती है। तो यहाँ पर जो परिधि में आपके पास रेशियो होगा वही त्रिज्याओं में रेशियो होगा। तो यहाँ पर परिधि अगर पहले 100 थी, अब यहाँ पर जो है 107, 7% की वृद्धि करने के बाद अब 107 हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 7 का इंक्रीमेंट हुआ। 7 का इंक्रीमेंट 100 पर और गुणा 100 करेंगे तो ये 7% ही तो आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये R1 और R2 बचा है, ठीक है, हमारे पास R1 और R2 यानी कि त्रिज्याओं के बीच में रेशियो हमारे पास, त्रिज्याओं में जो है इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 7% का हुआ। तो क्षेत्रफल में वृद्धि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर है, तो r इंटू में r ऐसे करके 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7% और 7% का 2 बार इंक्रीमेंट होगा ना लगातार। तो आप यहाँ पर 7% का सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7 + 7 + 7 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपको दिखाई पड़ गया 14.49% जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसको सरलीकृत आपको करके बताना है। तो a³ हो गया + b³ हो गया + c³। ये फॉर्मूला होता है आपके पास बराबर 3abc, और ये तभी होता है यदि a + b + c बराबर क्या हो, 0 हो। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस कंसेप्ट में देखिए यहाँ पर जो है a की वैल्यू आपको बताएगी 25 है, और b की वैल्यू देखिए यहाँ, हालांकि आपको इस फॉर्मेट में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। 25 का क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं -75 का होल क्यूब प्लस 50 का क्यूब। आपको ये दिमाग में सोचना है, लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 25, b की वैल्यू -75, c की वैल्यू 50 इक्वल टू ये 0 बन रहा है। अब ये 0 बन रहा है तो हमारे पास ये आंसर बराबर 3abc करके आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बराबर 3 इंटू में a की वैल्यू 25 रखेंगे, b की वैल्यू हम यहाँ पर -75 रखेंगे, और c की वैल्यू हम यहाँ पर 50 रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर हमारा माइनस में आएगा तो ये 2 ऑप्शन हटा दीजिए। अब माइनस में आएगा तो यहाँ पर देखिए 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू में 3 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर तो यहाँ पर 625 हो जाएगा, और ये देखिए 3 × 9 = 45 यानी कि 450 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो माइनस का चिन्ह और यहाँ पर डैश डैश डैश, लास्ट में तो 0 आएगा। 45 का 5 गुना हो जाएगा 225 का 5, हासिल आ जाएगी 22, और यहाँ पर 45 का 2 गुना 90, 90 में 22 जोड़ेंगे तो 112 का 2 आ जाएगा। लास्ट में देखिए 250 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। एक ग्राइंडर का अंकित मूल्य बताया गया मार्क प्राइस, और डीलर ने जो है उस पर 20% और 15% की क्रमिक छूट की पेशकश की। उसने ग्राइंडर को जो कितने में बेचा, तो 3000
गुणा में आप 4/5 कर लेंगे, 20% की छूट, 15% की छूट 17/20। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की छूट दी गई तो 4/5। इसके फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 पर 3 की छूट दी गई तो 17/20। 20 5 से 100 हो गया, 2 0 काट दीजिए, 17 4 68 की 3 से गुणा कराते हैं तो 180 और 24 204 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 198 चॉकलेट के अंकित मूल्य पर 220 चॉकलेट खरीदता है। उसके बाद वह प्रत्येक चॉकलेट को 3.7% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना है। देखिए 198 चॉकलेट का जो मार्क प्राइस था उस पर उसने खरीदा, तो ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस था। अब वहीं पर 220 चॉकलेट उसने खरीदी हैं, तो 220 चॉकलेट उसने खरीदी हैं, उसके कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा, यानी कि 220 इंटू में कॉस्ट प्राइस के बराबर उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब ये तो आपस में बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि दोनों सीपी हैं। अब दोनों सीपी हैं तो यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, ये देखिए 22/198 होता है, 22 से 10 बार कट जाएगा तो 10:9 आएगा ना। अब यहाँ पर ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास आ चुका है, सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है 9:10। आपको पता है छूट जो मार्क प्राइस पर दी जाती है, अगर 10 पर आप छूट देंगे 3.7% की, तो आपको दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए देखिए आप इसमें 2 0 बढ़ाएंगे, ऊपर 100 से गुणा किया, नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 900 हो गया, मार्क प्राइस 1000 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए छूट इस पर दी जाती है, तो अगर अब आप 1000 का 3.7% कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा। आप देख सकते हैं 37 आ गया। अब देखिए 1000 पर 37 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, यानी कि 963 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000 पर 37 का डिस्काउंट दिया गया तो 963 आपके पास सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देख लीजिए 63 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 63 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 900 पर, और गुणा 100 कर देते तो 2 0 से 2 0 कट जाता, 9 7 63, यानी कि ओवरऑल हमें 7% का जो है प्रॉफिट होता। यदि 8 पुरुष या 16 महिलाएं या 32 लड़के एक कार्य को जो 8 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं और 4 लड़के मिलकर जो उस कार्य को कितने महीनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 8 मेन है, ये 8 महीने में कर सकते हैं, और यहाँ पर 16 वुमेन है, ये भी 8 महीने में कर सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर 32 यानी कि 32 बॉयज़ हैं और ये भी 8 महीने में कर सकते हैं। तो ये सभी टोटल वर्क होंगे और टोटल वर्क होने की वजह से आपस में बराबर होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 तो सभी जगह से कट जाएगा, 8 से ये डिवाइड होगा, 8 दूनी का 16, 8 चौके 32। आप देख सकते हैं मेल एक मैन इक्वल टू ये 2 वुमेन और इक्वल टू 4 भी आ जाएगा। आप देखिए अगर मेन वुमेन और बॉयज़ की एफिशिएंसी का रेशियो अगर आप कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए मैन के गुणा में आप 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 और 4 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जो आपको 4 दिखाई पड़ गया, तो 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। तो आप किसी भी साइड से जो है टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है बॉयज़ की एफिशिएंसी रख के कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है 32 इंटू में बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, गुणा में 8 करेंगे, 8 दूनी का 16, 8 3 का 24 और 1 25, 256 यूनिट का टोटल वर्क आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क जो 256 यूनिट का है, ये यहाँ पर जो है 4 मेन मिलकर करते हैं और 4 वुमेन और 4 ही बॉयज़ मिलकर काम करते हैं। आप इनकी एफिशिएंसी रखेंगे तो यहाँ पर टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा। भाई मेन की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, बॉयज़ की एफिशिएंसी जो है 1 यूनिट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर 256 आएगा बट्टे के अंदर, ये 4 चौके 16, 4 दूनी का 8, 24 और 4 28 हो जाएगा। अब ये 4 से डिवाइड आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, 4 चौके 16, तो 9 7 63 हो गया। 1/7 दिन जो है यहाँ पर टोटल टाइम लगेगा। इसमें देखिए यहाँ पर जो है आपको बताया गया
ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना। आप देख सकते हैं ये 66 डिग्री और ये 24 डिग्री है, सम 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री पर ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, सेक और कोसेक, यानी कि आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम कट कर देंगे, 1 का क्यूब 1 होता है तो 7 बच गया प्लस। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये 53 डिग्री 37 डिग्री बराबर 90 डिग्री बन रहा है, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसी तरह से ये सारे कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सम 90 डिग्री बन रहा है एंगल का, और आपस में 90 डिग्री पर ये आपस में चेंज होते हैं तो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है तो माइनस का 4 आ गया, और ये -3 की पावर 3 है तो माइनस का 27 आ गया। 15 माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस का 16 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक करके मैं आपको समझा देता हूँ भाई, इसको देखिए, चाहे तो इसको समझ लीजिए चाहे इसको समझ लीजिए, मैं पहले वाले को समझा देता हूँ, बाकी सभी ऐसे ही होंगे। कोसेक 24 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस का 66 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से 66 डिग्री घटाते हैं तो 24 डिग्री बच जाता है। अब आपको पता है यहाँ पर कोसेक जो है ये 90 डिग्री पर किस में चेंज होता है, सेक में कन्वर्ट होता है, और प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो सेक 66 डिग्री आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोसेक जो 24 डिग्री है किसके बराबर है, सेक 66 डिग्री के, यानी कि कोसेक 24 डिग्री सेक 66 डिग्री के बराबर है, तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू आपस में बराबर होती है तो उनको डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इसमें देखिए 2 संख्या 4:5 के अनुपात में यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो संख्या कैलकुलेट करके बतानी है। अब देखिए संख्याओं का रेशियो बताएगा 4:5 है, तो ये अगर 4x है तो ये 5x हो जाएगी। अब आपसे बोला गया कि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है और बड़ी संख्या में जो है 7 घटा दिया जाता है, तो ये अनुपात 1:1 बन जाता है। वज्र गुणा करा दीजिए, तिरछा गुणा कराएंगे तो ये 4x, ये क्या बन जाएगा 4x प्लस का 3 इक्वल टू 5x माइनस का 7। सोल्व करेंगे तो एक साइड x बचेगा और एक साइड हमारे पास 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आएगी। तो हम संख्याएं बता सकते हैं, ये 10 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 40 हो जाएगा और ये 50, यानी कि संख्या हमारे पास 40 और 50 आ जाएंगे, ठीक है। घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई आधे दिन में जो है कितनी बार एक साथ होती हैं, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए ये हालांकि रीजनिंग का प्रश्न है, अगर आपने वहाँ पर कलोक चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो ये आपको पता होगा। और इसमें देखिए होता क्या है कि 2 घंटे दिन में यहाँ पर 24 घंटे होते हैं और आधे दिन में यहाँ पर 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे में से भी 2 घंटे ऐसे होते हैं, ये होते हैं आपके पास यहाँ पर 11 से लेकर 1 बजे तक का टाइम पीरियड होता है। 11 से 1 बजे तक ये घंटे और मिनट की सुइयाँ जो है सिर्फ एक बार मिलती हैं। और ऐसा क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है इसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉल, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब 11 बजे से 1 बजे तक टोटल 2 घंटे हो चुके हैं। अब 1 बजे से लेकर 11 बजे तक टोटल कितने घंटे बच गए, 10 घंटे बच गए। तो उन 10 घंटे के दौरान यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर 11 बजे तक, 1 से लेकर 11 बजे तक टोटल 10 घंटे होंगे। अब इन 10 घंटे के दौरान जो है घंटे और मिनट की सुई 10 बार मिलेगी, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पर कर लेते हैं, टोटल आधे दिन में जो है 12 घंटे हो जाएंगे और यहाँ पर टोटल कर लेते हैं कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ पर जो है 12 घंटे के अंदर जो है आधे दिन के अंदर जो है घंटे और मिनट की सुइयाँ 11 बार मिलेंगी। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर जो है ये आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दिन में पूछता तो 24 घंटे होते, तो दोनों साइड 2 के गुणा करते तो 24 घंटे में 22 बार ये एक दूसरे से मिलती, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि घड़ी के अंदर जो है 11 से लेकर 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार क्यों मिलती हैं। ये इस तरह से जो है आपके यहाँ पर ये घड़ी होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें समझने लायक है, बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर ये 11 बजते हैं और यहाँ पर जो है ये 1 बजता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पर 11 बजे होंगे ये घंटे की सुई है और यहाँ पर ये मिनट की सुई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर ये 11 बजे होंगे और मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती है, जैसे ही यहाँ पर देखिए 11 तक पहुँचेगी तो यहाँ पर देखिए ये घंटे की सुई कुछ ना कुछ यहाँ पर आगे खिसक चुकी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जैसे जैसे यहाँ पर ये 11 की ये इस घंटे की सुई से मिलने जाएगी तब तक यहाँ पर ये घंटे की सुई यहाँ पर आ चुकी होगी, यानी कि फिक्स 12 बज चुके होंगे। अब यहाँ पर इसमें फिर से समझिए, देखिए अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या बच चुका है,
12 बज चुका है, ठीक है। अब 12 बजे फिक्स 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर मिनट की सुई फिर से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ से चलकर जैसे ही यहाँ पर ये 12 तक पहुँचेगी मिनट की सुई, तब तक यहाँ पर घंटे की सुई जो है वो 1 पर पहुँच चुकी होगी, यानी कि मिनट की सुई 12 पर और यहाँ पर घंटे की सुई 1 पर। तो आप देख सकते हैं इन 2 घंटों के दौरान सिर्फ यहाँ पर 12 बजे एक बार यहाँ पर ये सुई मिली, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कुल मिलाकर, अब यहाँ पर देखिए एक बार मिले, और इस तरह से यहाँ पर जो है ये 1 से लेकर जो है 10 ये 11 बजे तक का टाइम पीरियड जो है टोटल 10 घंटे होते हैं, और प्रत्येक 1 घंटे के दौरान जो है कहीं ना कहीं बीच में जो है सुइयाँ एक बार मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 घंटे में 10 बार मिलेंगे, और इन 2 घंटों के दौरान 1 बार मिलेंगे, तो टोटल 12 घंटे के अंदर 11 बार मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जो है पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत मिलते हैं। यदि 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत थे। आसान सा प्रश्न है भाई। यहाँ पर देखिए 20% मत अमान्य थे, तो यहाँ पर 80% मत जो है ये मान्य यानी कि वैलिड वोट होंगे। अब यहाँ पर टोटल मत थे 2,48,000 थे। अब इसका अगर आप 80% कैलकुलेट करेंगे तो ये वैलिड वोट आपके पास आ जाएंगे। वैलिड वोट आपके पास आ जाएंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 8 से गुणा कराएंगे, 8 8 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6, 38 हासिल 3, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल वैलिड वोट आपके पास आ चुके हैं। अब दूसरे उम्मीदवार ने देखिए, पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% प्राप्त कर लिया, वैध मत अपने आप में 100% थे, तो दूसरे उम्मीदवार के लिए 25% मत बचे, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि इसके लिए अगर यहाँ पर हम टोटल वैध मत जो थे 19 ये 1,98,400 था, उसका हम 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 चौके 16 हो गया, बच गया 3, 9 चौके 36 हो गया। देखिए 49 करके आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, तो ये 6 चौके 24, वैसे भी आपको ये आंसर दिखाई पड़ गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।